Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pacific Group of Colleges, Multan campus. Today we will discuss about chapter number 2 of chemistry. आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है जिसको हम डिस्कस करेंगे. चैप्टर का नेम है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री. चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट कर चुके थे और इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स के हवाले से. आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन. इससे पहले जो टॉपिक हमने डिस्कस किए, चूँकि ये पूरा चैप्टर बेस करता है सेपरेशन टेक्निक्स पर, इस पूरे चैप्टर में हम एक ही चीज़ स्टडी करते हैं कि हमने अपने प्योर सोल्यूट को इम्प्योरिटीज़ से कैसे सेपरेट करना. तो उसके लिए हमने कुछ मेथड्स पढ़े और कुछ मेथड्स हम पढ़ेंगे जिनके नाम मैं पहले आपको बता चुका हूँ, जिसमें हमारे पास फिल्ट्रेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है, सब्लिमेशन है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है और क्रोमेटोग्राफी. इनमें से अभी तक जो मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं वो है फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड सब्लिमेशन. आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन. अब स्टार्ट लेंगे हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें जो वर्ड एक्सट्रैक्शन लिखा है इसका मतलब क्या होता है. एक्सट्रैक्शन कहते हैं निकालना किसी चीज़ को. अब यहाँ वर्ड है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, इसका मतलब है सॉल्वेंट को निकालना. सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मेजर डिफरेंस हमें पता है. सॉल्वेंट वो जो ज़्यादा अमाउंट में होता है और मोस्टली लिक्विड फॉर्म में होता है, और सॉल्यूट वो जो कम अमाउंट में होता है और मोस्टली सॉलिड फॉर्म में होता है. तो यहाँ हम निकालना चाह रहे हैं सॉल्वेंट को, तो इसलिए इस टॉपिक का नाम है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन. अब ये टॉपिक हमें क्या एक्सप्लेन करता है, इसको हम यूज़ किस तरह करेंगे, इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स हमारे पास हैं, कौन कौन से लॉज को हम फॉलो करेंगे, वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के इस टॉपिक के अंदर. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टेक्निक इन केमिकल एनालिसिस. केमिकल एनालिसिस से मुराद वही बात जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आपने किसी सोल्यूट को इम्प्योरिटी से सेपरेट करना है, तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है. अब इस टेक्निक को हम यूज़ कैसे करते हैं. This technique is used for the separation of pure solute from impurities with the help of two immiscible solvent. ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं मिसिबल और इमिसिबल के बारे में. मिसिबल से मुराद ये होता है कि वो चीज़ें जो एक दूसरे में डिज़ोल्व हो सकें, हल हो सकें, और इमिसिबल वो जो एक दूसरे में हल नहीं हो सकते. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं पानी और दूध, ये दोनों एक दूसरे में मिसिबल हैं. आप दोनों का फ़र्क तलाश नहीं कर सकते मिक्स होने के बाद. लेकिन अगर आप ऑयल और वाटर की बात करें या पेट्रोल और वाटर की बात करें तो वो दोनों एक दूसरे में इमिसिबल हैं. दोनों की लेयर्स आपको अलग अलग नज़र आती हैं. तो बेसिकली इस टेक्निक में हम किसी एक सोल्यूट को जब इम्प्योरिटीज से अलग करना चाहते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं, हेल्प लेते हैं दो इमिसिबल सॉल्वेंट की कि जो एक दूसरे में हल नहीं हो सकती. तो ये इसकी एक मेन इसका पॉइंट है जिसको हमने ज़हन में रखना है कि इसमें चीज़ें कौन कौन सी इस्तेमाल होती हैं. अब अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए, it is defined as it is a technique in which a solute can be separated from a solution. solute को separate करना है solution से. तो इन पॉइंट्स को ज़रा तवज्जो के साथ समझेंगे तो ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी. it is a technique in which a solute can be separated from solution by shaking the solution with the solvent in which the solute is more soluble. अब इसके अंदर बेसिकली यहाँ वो बात कर रहा है दो सॉल्वेंट्स की. वो कह रहा है कि पहले आपने सोल्यूट को सेपरेट करना है सोल्यूशन से और आपने उसे शेक करना है किस सोल्यूशन के साथ, विद द सॉल्वेंट इन विच द सोल्यूट इज़ मोर सोल्यूबल. दो तरह के हमारे पास सॉल्वेंट हैं. एक सॉल्वेंट में सोल्यूट ज़्यादा सोल्यूबल है और एक में इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा सोल्यूबल है. तो ये चीज़ आपने इस चीज़ का ख्याल करना है क्योंकि हम दो पढ़ चुके हैं कि दो इमिसिबल सॉल्वेंट हम लेते हैं. एंड द एडेड सॉल्वेंट डज नॉट मिक्स विद द सोल्यूशन. और जो आप ऐड करोगे सॉल्वेंट वो पहले मौजूद सॉल्वेंट के साथ मिक्स नहीं होगा. इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे में क्या होंगे, इमिसिबल. तो ये इसका रूल है, ये इसकी टेक्निक है जिसको आपने फॉलो करना है. इसके बाद अगर हम बात करें कि अपरेटस हमारे पास कौन सा इस्तेमाल होता है इस मेथड में, तो हम यूज़ करते हैं सेपरेटिंग फनल और साथ यूज़ करते हैं बीकर. सबसे पहले हमें यहाँ डायग्राम नज़र आ रही है सेपरेटिंग फनल की. इसकी पिक्चर आपके सामने है, ठीक है. ये एक फनल टाइप शेप होती है लेकिन इसका थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है. ये ऊपर इसका एक कवर करने के लिए एक कॉर्क होता है और नीचे यहाँ इसके एक स्टॉपर होता है जिसको हम यूज़ करते हैं. उसके बाद यहाँ हमारे पास बीकर मौजूद है. अब इन दोनों को कंबाइन अगर हम देखें तो यहाँ इस तरह से देख सकते हैं. ये हमारे पास सेपरेटिंग फनल है,
ये हमारे पास नीचे मौजूद है बीकर। चूँकि मैंने आपको बताया कि हम कितने सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं, दो। एक हमारे पास ये सॉल्वेंट है जिसका कलर आपको ऊपर नज़र आ रहा है, और दूसरा ये जिसका कलर आपको नीचे नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि किस सॉल्वेंट को ऊपर रखना है, किस सॉल्वेंट को नीचे रखना है? जैसे ही आप दोनों सॉल्वेंट डालते हैं, दोनों सॉल्वेंट के डालने के बाद जिसकी डेंसिटी लो होती है वो आ जाता है ऊपर, जिसकी डेंसिटी हाई होती है वो आ जाता है नीचे। डेंसिटी का फार्मूला आपको पता है, मास ओवर वॉल्यूम। अब इसकी एग्जांपल क्या देखें हम, जैसे हम कहते हैं बर्फ़ पानी के ऊपर तैरती है। क्यों? क्योंकि आइस की डेंसिटी लो है और वाटर की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा। तो जिसकी डेंसिटी लो है वो आ जाएगा ऊपर, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो आ जाएगा नीचे। यूज़ कैसे करते हैं वो हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की। सबसे पहले आपने बताना है कि ये कौन सा प्रोसेस है, एक्विलिब्रियम प्रोसेस, और इसमें फॉलो होता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए भी। एक्विलिब्रियम प्रोसेस है और ये फॉलो होता है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। एक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि रिएक्टेंट जितने प्रोडक्ट में जा रहे हैं उतने प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आ रहे हैं, रेट दोनों का बिल्कुल बराबर हो जाता है। और फॉलो द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का मतलब है कि इसमें डिवीजन होती है बेसिकली, किस चीज़ की, सोल्यूट की। कैसी होती है वो हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। इसके बाद दिस टेक्निक इज़ यूज फॉर द वोलेटाइल एंड थर्मली अनस्टेबल प्रोडक्ट्स। इसका क्या मतलब है? वोलेटाइल का मतलब होता है कि जो आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएं। जैसे अगर मैं मिसाल दूँ, पानी की बात करें, अगर पानी के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं आप सेपरेट का, तो सेपरेट जल्दी कन्वर्ट हो जाती है वेपर्स में। इसका मतलब है मोर वोलेटाइल कौन है, सेपरेट, और लेस वोलेटाइल कौन है, वाटर। तो ये टेक्निक यूज़ होती है वोलेटाइल कंपाउंड्स के लिए। और थर्मली अनस्टेबल प्रोडक्ट, ऐसे कंपाउंड्स की जो हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि ये ही क्यों, इसकी क्या रीज़न होती है? अब देखो हमारे पास पहले जो हमने मेथड पढ़े, क्रिस्टलाइजेशन पढ़ा, ठीक है, हमने सब्लिमेशन पढ़ा, तो हम उसके अंदर हीट करते थे, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन में भी हम हीट का इस्तेमाल करते हैं, सब्लिमेशन में भी। तो अगर यही कंपाउंड्स को हम उन मेथड से प्योरीफाई करने की कोशिश करें, क्रिस्टलाइजेशन से या सब्लिमेशन से, तो क्या होगा? वो इसको फॉलो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऐसे कंपाउंड यूज़ होते हैं कि जो हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो वोलेटाइल होते हैं और थर्मली अनस्टेबल होते हैं। तो जब दोनों प्रॉपर्टीज उसके अंदर मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, आप वो दोनों मेथड नहीं लगा सकते। इसके लिए अल्टरनेट मेथड आपको लगाना पड़ेगा, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। उसके बाद कन्वीनियंट टू यूज़, आसान है इस्तेमाल करने में। बस आपने एक फनल लेनी है, उसके अंदर सॉल्वेंट डालनी है, उसको सेपरेट कर लोगे आसानी से। उसके बाद है कैरिड आउट इन सेपरेटिंग फनल। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको आपने याद रखना है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या पार्टीशन लॉ, जिसकी डिस्कशन हो रही थी। 2 नाम है इसके, इसको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी कहते हैं, पार्टीशन लॉ भी कहते हैं। दोनों का मकसद है डिवाइड करना, तकसीम करना। अब वो कहता है कि अ सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ बिटवीन 2 इमिसिबल लिक्विड इन अ कांस्टेंट रेशो ऑफ कंसंट्रेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट एडेड। अब यहाँ सोल्यूट से मुराद सिर्फ सोल्यूट नहीं है, यहाँ सोल्यूट से मुराद ये भी है कि उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ भी मौजूद होती हैं। जब वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इसका मतलब उसके अंदर कितनी चीज़ें हैं, 2। तो सोल्यूट ने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट किया कहाँ? 2 इमिसिबल लिक्विड्स के अंदर, ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे में डिज़ोल्व नहीं हो रहे थे। तो आपने क्या कहा कि उसके अंदर रेशो होनी चाहिए कांस्टेंट, ठीक है। किस चीज़ की कांस्टेंट रेशो होनी चाहिए? दोबारा देखते हैं इसको। सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ बिटवीन 2 इमिसिबल लिक्विड्स इन अ कांस्टेंट रेशो ऑफ कंसंट्रेशन, कि उसकी मिकदार क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। इस बात से हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने सोल्यूट कितना डाला। यहाँ से रिजल्ट हमें ये मिलता है कि जब आप सोल्यूट को डालते हो जिसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो टोटल इम्प्योरिटीज़ एक सॉल्वेंट में चली जाती हैं और टोटल सोल्यूट जो है वो दूसरे सॉल्वेंट के अंदर चला जाता है। तो यहाँ से आप दोनों को आसानी से सेपरेट कर लेते हो। इसे हम नाम देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का। उसके बाद कह रहा है कि द एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, जो कि टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इसी की ये एप्लीकेशन है। पहले ये लॉ समझ आएगा तो फिर आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। इसी से रिलेटेड एक पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। अब ये क्या होता है? ये बेसिकली फार्मूला है जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। द रेशो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट की वो मिकदार जो कि डिजोल्व हुई 2 इमिसिबल लिक्विड्स के अंदर एट एक्विलिब्रियम, इसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। अब आपने यहाँ बताना है कि सोल्यूट और इम्प्योरिटीज़ कितनी परसेंटेज में, कितनी रेशो में अपने आप को इमिसिबल लिक्विड्स में डिवाइड कर रहे हैं। यानी कि सोल्यूट अगर एक सॉल्वेंट में गया तो कितना गया, अगर इम्प्योरिटीज़ एक सॉल्वेंट में गई तो कितनी गई, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमें देता है उसे हम नाम देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं के से, और इसका फार्मूला है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन ऑर्गेनिक फेस
यानी कि जो आपका प्योर सोल्यूट था वो इसमें आ जाएगा, और कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन एक्वस फेज यानी कि जो आपकी इम्प्योरिटीज़ हैं वो वाटर वाली साइड पे मूव कर जाएंगी। इन दोनों को आपस में आपने क्या करना होता है, डिवाइड। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। दोबारा बता रहा हूँ, कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन ऑर्गेनिक फेज यानी कि प्योर सोल्यूट यहाँ आ जाएगा, और जो आपका इम्प्योरिटीज़ आपकी हैं वो आ जाएंगी आपकी लिक्विड वाले पोर्शन। इसे हम नाम देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट का, और यहाँ हमने डिस्कस किया डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसके बाद आ जाए टाइप्स ऑफ एक्सट्रैक्शन, जो वर्ड हमने पढ़ा था शुरू में, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो कितनी तरह की एक्सट्रैक्शन हम यहाँ पे पढ़ेंगे, 2 तरह की। कौन कौन सी? एक हमारे पास होती है ईथर एक्सट्रैक्शन, और दूसरी हमारे पास होती है कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सट्रैक्शन। दोनों कंपाउंड्स आप मैट्रिक में पहले पढ़ के आए हुए हैं। ईथर भी एक कंपाउंड है और कार्बन टेट्राक्लोराइड भी एक कंपाउंड है, दोनों ही ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेसिकली, ये ज़हन में रखिएगा, ईथर एक्सट्रैक्शन और कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सट्रैक्शन। अब आपने यहाँ से जो स्टार्ट लेना है सबसे पहले वो आपने लेना है ईथर एक्सट्रैक्शन से। ईथर एक्सट्रैक्शन मोस्ट कॉमन लेबॉर्ट्री एग्जाम्पल, यानी कि जो लैब में सबसे ज़्यादा इस प्रोसेस के लिए, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल होती है, वो कौन सी होती है, ईथर एक्सट्रैक्शन। उसके बाद आपने बताना है इट इज़ यूज टू सेपरेट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस फ्रॉम वाटर। इसके अंदर बेसिकली आप वाटर से ऑर्गेनिक सिंथेसिस जो आपका प्रोडक्ट है उसको आपने सेपरेट करना होता है। मतलब वही बात है कि 2 आपके पास सॉल्वेंट है, कौन कौन से, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा आपके पास पानी है। प्रोडक्ट को आपने उसके अंदर से सेपरेट करना है। इम्प्योरिटीज़ पानी में चली जाएंगी, प्योर आपका जो कंपाउंड है वो आ जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। अब आ जाए आगे वर्किंग की, अगर हम बात करते हैं वर्क कैसे होता है यहाँ पे। इसमें आपने बेसिकली टिपिकल ऑर्गेनिक सिंथेसिस में द एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इज शेकन अप विद द अदर इन अ सेपरेटिंग फनल एंड अलाउड टू सेपरेट। अब आपने यहाँ पे क्या करना होता है कि टिपिकल ऑर्गेनिक सिंथेसिस में आपने जो अपना एक्वस सॉल्यूशन है उसके अंदर आपने अपना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट डालना है। डालने के बाद उसे आपने शेक करना है। शेक करने के बाद क्या होगा, फिर आपने उसको थोड़ी देर के लिए रख देना है कि दोनों लेयर्स अलग अलग हो जाए। किस तरह से ये वर्क करेगा अभी हम इसको आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। सबसे पहले आपने इसको देखना है तवज्जो के साथ। यहाँ पे आपने अपना एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, ठीक है, आपने पानी डाला उसके अंदर, ठीक है, और दूसरा सॉल्वेंट भी आपने उसके अंदर ऐड कर दिया। कितने सॉल्वेंट हो गए हमारे पास, 2, और दोनों लेयर्स देखें आपको अलग अलग नज़र आ रही है। पानी आप ऊपर से डाल रहे हैं, पहले आपका जो ऑर्गेनिक सोल्यूट था वो आपने डाला हुआ था एक सॉल्वेंट के अंदर। अगले स्टेप में आप क्या करोगे, इसे शेक करोगे। शेक करने के बाद आपने इसे थोड़ी देर के लिए रख देना है। रखने से क्या होगा कि 2 लेयर्स आपको अलग अलग नज़र आ रही हैं, एक ये ऊपर वाली लेयर और एक ये नीचे वाली लेयर। जो आपका सोल्यूट है वो एक लेयर में चला जाएगा और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो दूसरी लेयर में आ जाएंगी। तो इस तरह से आसानी से आप उसको सेपरेट कर लेते हो। इसी की एक और डायग्राम यहाँ पे देखिए आपको नज़र आएगी। ये आपको नज़र आ रही है एक सॉल्वेंट की लेयर, ये आपको नज़र आ रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एक्वस लेयर। अब तवज्जो से इसको देखिएगा ज़रा, ये ना है सॉल्वेंट की लेयर और ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एक्वस लेयर। यानी कि पानी वाली लेयर कौन सी है, नीचे वाली। एक्वस से मुराद होता है पानी, और ऊपर जो दूसरा सॉल्वेंट है उसकी लेयर आपको अलग नज़र आ रही है। अब ये बिफोर एक्सट्रैक्शन है, अभी आपने एक्सट्रैक्शन नहीं की, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास आ जाएगा आफ्टर एक्सट्रैक्शन। जब आपने उसको शेक कर लिया अच्छे से, शेक करने के बाद अब क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो मूव कर जाएगा ऊपर इन द सॉल्वेंट लेयर। सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ इकट्ठा हो जाएगा और जितनी इम्प्योरिटीज़ है वो कहाँ आ जाएंगी, एक्वस लेयर में। तो बेसिकली यहाँ पे अब फॉलो हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जिसके बारे में हमने डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट भी पढ़ा, फार्मूला भी पढ़ा। तो वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि सारा जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो चला गया ऊपर वाले सॉल्वेंट की लेयर में, और जो जितनी इम्प्योरिटीज़ है वो आगे नीचे एक्वस लेयर में। अब ये स्टॉपर को आप मूव करोगे, आहिस्ता आहिस्ता ये लेयर नीचे आती जाएगी। नीचे पड़ा होगा बीकर, यहाँ पे आप उसको कलेक्ट कर लोगे। जैसे वो बिल्कुल कॉर्नर पे पहुँचे, आपको लगे कि दोनों मिक्स हो सकती हैं, तो ज़रा स्पीड को आपने स्लो कर लेना है। तो यहाँ पे जैसे ही स्टॉप लगाएंगे सारा लिक्विड इधर इकट्ठा हो जाएगा, वाटर वाली लेयर, दूसरी लेयर आप अलग कर लोगे। इस तरह से दोनों चीज़ें सेपरेट हो जाती हैं। अब इसमें हमें रिजल्ट क्या मिलता है कि इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ रिमेन इन एक्वस फेज। इसका मतलब है जो पानी वाला आपको फेज नज़र आ रहा है कि जितनी इम्प्योरिटीज़ है वो बेसिकली इनऑर्गेनिक होती है, वो सारी आ जाएगी कहाँ, पानी के अंदर। ऑर्गेनिक कंपाउंड गोज टू ईथर लेयर। अब ये जो ऊपर वाली लेयर है ना, इसे आप ईथर भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप एग्जांपल चूँकि ईथर एक्सट्रैक्शन की पढ़े तो इसको कंसीडर कर लो आप ईथर लेयर। तो ये सॉल्वेंट की जगह पे आप ईथर भी कह सकते हैं। डायग्राम आपको बुक में नज़र आएगी इसकी। तो ईथर लेयर कह लें, इसको ऑर्गेनिक लेयर कह लें, जो आपको मुनासिब लगे। सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड ऊपर चला जाएगा। द ईथर लेयर इज सेपरेटेड एंड द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग द ईथर। तो इसका मतलब है यहाँ से हमें एक और चीज़ पता चली कि ईथर को जब आप दूसरे बीकर में रखोगे तो ईथर भी वोलेटाइल है, जल्दी से क्या हो जाएगा, इवेपोरेट, और सारा आपका जो मेन सोल्यूट है वो रह जाएगा नीचे, जिसको आप वहाँ से आसानी से प्योर फॉर्म में कलेक्ट कर सकते हो। तो ये हमने पढ़ा ईथर एक्सट्रैक्शन की पहली टाइप जो हमने डिस्कस की।
अब नेक्स्ट हमारे पास है कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सट्रैक्शन। ये इससे थोड़ी सी डिफरेंट है, मेथड सारा वही है, बस इसमें इक्वेशन वगैरह इस्तेमाल होंगी, तो इसको ज़रा आपने तवज्जो से समझ लेना है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको पता हो कि आपका सोल्यूट क्या है जिसको आपने सेपरेट करना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयोडीन, ये देखिए यहाँ मेंशन है, यानी कि सोल्यूट क्या आपका आयोडीन है, जिसको आपने डिवाइड करना है किसके अंदर, दो इमिसिबल सॉल्वेंट के अंदर, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ KI। KI का मतलब क्या होता है, पोटाशियम आयोडाइड, यानी कि पोटाशियम आयोडाइड में क्या डाला हुआ है, पानी डाला हुआ है। जब पोटाशियम आयोडाइड ना एक आयनिक कंपाउंड है, ज़हन में रखिए, जिस तरह NaCl है, NaCl को पानी में डालें तो क्या बनता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इसी तरह KI को भी जब आप पानी में डालेंगे तो वो क्या देगा, K पॉजिटिव और I नेगेटिव। तो ये टर्म आपने ज़हन में रखनी है। और साथ दूसरी चीज़ आपके पास क्या मौजूद है, CCl4। दोबारा बता रहा हूँ, सुन लें, मेन सोल्यूट आपका क्या है, आयोडीन है, जिसको आपने इम्प्योरिटी से अलग करना है। और आपने डाला किसको इसके अंदर, दो इमिसिबल सॉल्वेंट के अंदर। कौन कौन से, एक था पानी जिसमें मौजूद था KI, यानी कि जैसे ही KI को पानी में डाला वो बन गया K पॉजिटिव और I नेगेटिव के फॉर्म में। और दूसरा हमारे पास आ गया CCl4। अब ये सेपरेट कैसे होता है, वर्क कैसे करता है, वो सारा हमने यहाँ पे देखना है। आयोडीन रिएक्ट करता है आयोडाइड आयन के साथ। अब क्वेश्चन आया कि आयोडाइड आयन आया कहाँ से, KI से। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे ही पानी में डालेंगे K पॉजिटिव और I नेगेटिव बनेगा, तो वो जो आयोडीन है ये वाला, ये रिएक्ट करेगा आयोडाइड आयन से और बनाएगा ट्राई आयोडाइड आयन इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। कैसे, ये देखिए, I2 प्लस I नेगेटिव, रिवर्सिबल रिएक्शन I3 नेगेटिव। रिवर्सिबल का रिएक्शन का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स आपस में बराबर बट इक्वल इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये ज़हन में रखिएगा। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि I नेगेटिव कहाँ से आया, KI से आया, I2 हमारे पास सोल्यूट है और इनके मिलने से हमारे पास ट्राई आयोडाइड आयन जनरेट होता है। ठीक है, अब यहाँ से हमें पता होना चाहिए कि I2 किस में सॉल्युबल है, I3 नेगेटिव किस में सॉल्युबल है, क्योंकि सेपरेट करना चाह रहे हैं ना, तो किस तरह से करेंगे ये देखना है। I2 सॉल्युबल हो रहा है जी CCl4 में, इसका मतलब है ये जाएगा, ये मेन हमारा सोल्यूट है, ये जाएगा ऑर्गेनिक लेयर में। और I3 नेगेटिव इम्प्योरिटीज़ हैं, ये जाएंगी किसके अंदर, वाटर के अंदर। ये टर्म आपने अपने जहन में रखनी है, इसको जहन में बिठा लें अच्छे से। आयोडीन जाएगा CCl4 में, I3 नेगेटिव जाएगा वाटर में। एट दिस पॉइंट, अब वही बात जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, द रेट एट विच आयोडीन पासिस फ्रॉम CCl4 टू वाटर। आयोडीन किस में डिजॉल्व है, CCl4 में, ठीक है, और जाएगा कहाँ, पानी के अंदर। इक्वल द रेट एट विच इट पासिस फ्रॉम वाटर टू CCl4, वो उसी रेट के बराबर है कि जिस पे हमारे पास जो है पानी से वो CCl4 में जाता है। आयोडीन अब देखें बेसिकली सोल्यूट है हमारा, पहले वो मौजूद था पानी में, जिस रेट पे वो पानी से CCl4 में जा रहा है उसी रेट से वो CCl4 से पानी के अंदर आएगा। तो ये दोनों रेट आपस में क्या होते हैं, बिल्कुल बराबर होते हैं। इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है। नेक्स्ट अब हमारे पास है इसकी वर्किंग, कैसे वर्क करता है। अगर हम ऐड करते हैं CCl4 को टू एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ I3 नेगेटिव आयन, द आयोडीन विल ट्रांसफर फ्रॉम द एक्वस लेयर इनटू ऑर्गेनिक लेयर। तवज्जो से यहाँ एक बात सुनिएगा, यहाँ बात हो रही थी रिवर्सिबल रिएक्शन की, जिसमें दोनों रेट बिल्कुल बराबर थे, कोई कंडीशन आपने अप्लाई नहीं की हुई थी। अब आप कर रहे हैं कंडीशन अप्लाई। क्या कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, आप ऐड कर रहे हैं CCl4 किसके अंदर, I3 नेगेटिव वाले के अंदर, यानी कि इसके अंदर, इसकी बात हो रही है। वो जो वहाँ पे आपके पास I3 नेगेटिव जनरेट हुआ, उसमें आपने ऊपर से ऐड कर दिया क्या, CCl4। तो क्या होगा, द आयोडीन विल ट्रांसफर फ्रॉम द एक्वस लेयर इनटू द ऑर्गेनिक लेयर। अब आयोडीन को अट्रैक्शन किसकी तरफ है, CCl4 की तरफ है। तो जो आपके पास यहाँ पे जनरेट हो रहा था I3 नेगेटिव, ये नहीं जाएगा उस एक्वस CCl4 के लेयर में, वो कहेगा मैं रिएक्शन को चलाता हूँ वापस पीछे और आयोडीन को लेकर जाता हूँ कहाँ, CCl4 के अंदर, क्योंकि ये तो डिसॉल्व हो ही नहीं सकता उसमें। तो इसका मतलब है कि जैसे ही आपने ऊपर से कोई चीज़ ऐड की, पूरा रिएक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा और रिएक्शन कहाँ चला जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से जनरेट होगा आयोडीन और वो मूव कर जाएगा किसके अंदर, CCl4 के अंदर। उसके बाद एज अ रिजल्ट द ब्राउन कलर ऑफ ट्राई आयोडाइड फेड्स एंड द पर्पल कलर ऑफ फ्री आयोडीन मॉलिक्यूल अपेयर इन ऑर्गेनिक फेज। यहाँ से एक और पॉइंट क्लियर हुआ क्या, कि आयोडीन का कलर हमारे पास होता है पर्पल और ट्राई आयोडाइड का कलर होता है ब्राउन, ये ध्यान रखना है। तो जैसे ही आपने ऊपर से CCl4 डाला, अब ब्राउन कलर कम होना शुरू होगा, क्यों, क्योंकि वो रिएक्शन मूव कर रहा है रिवर्सिबल डायरेक्शन में। तो यहाँ जनरेट होगा आयोडीन, जिसकी वजह से कलर आ जाएगा पर्पल और वो डिजॉल्व हो जाएगा CCl4 के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट रिजल्ट की, मज़ीद बेहतर करने अगर आपने, फॉर बेटर रिजल्ट 2 लिक्विड्स आर जेंटली शेकन टू इंक्रीज देयर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एंड इम्प्रूव द चांसेस ऑफ ट्रांसफरिंग आयोडीन मॉलिक्यूल। वो कह रहा है अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा चांस ये होना चाहिए कि दोनों लिक्विड अच्छे से आपस में कांटेक्ट करें और इम्प्रूव करें अपने चांस को कि ट्रांसफ़र करें आयोडीन मॉलिक्यूल को।
मतलब इसका मैं बता देता हूँ आपको कि अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बने तो कोशिश करें ऊपर से जैसे ही आपने CCl4 डाला उसको अच्छे से हिलाएं। जब अच्छे से हिलाएंगे तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आयोडीन मूव करके जाता जाएगा कहाँ, CCl4 में, और इम्प्योरिटीज़ इकट्ठी हो जाएंगी वाटर वाली लेयर में। नेक्स्ट दोबारा से डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट वाला रूल लगा रहा है क्या, कि नो मैटर हाउ मच आयोडीन इज यूज, द रेशियो ऑफ द फाइनल कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम इज कांस्टेंट, द कांस्टेंट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। वही बात जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने आयोडीन कितना डाला, बस हमें एंड पे ये रिजल्ट मिलेगा कि जितनी इम्प्योरिटीज़ अलग हुई उतना ही आयोडीन भी दूसरी साइड पे अलग हो जाएगा। इसी वजह से इसे डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट कहते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा K इज इक्वल टू I2CCl4 ओवर I3 नेगेटिव इंटू एक्वस, यानी कि आयोडीन डिजॉल्व होता है इसके अंदर और ट्राई आयोडाइड आयन डिजॉल्व होता है एक्वस लेयर के अंदर। ये टर्म आपने जहन में रखनी है। इसके अलावा एक और पॉइंट टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा हुआ है, तो वो जहन में रखिएगा आप, कि हम पढ़ते हैं कि रिपीटेड एक्सट्रैक्शन यूजिंग स्मॉल पोर्शन, कि अगर आप बार बार ये प्रोसेस रिपीट करो कम अमाउंट के साथ तो रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलता है। ये टेक्स्ट बुक की लाइन है, तो रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलता है बनिस्बत इसके कि अगर आप ज़्यादा अमाउंट में चीज़ें लो और एक ही बार में एक्सपेरिमेंट करो, उससे आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो रिपीटेड एक्सट्रैक्शन वाला वर्ड जहन में रखिएगा कि बार बार आप ये प्रोसेस रिपीट करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। तो आज के लेक्चर में जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं वो रिलेट कर रही थी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से। हमने पढ़ा ये मेथड होता क्या है, ये चलता कैसे है, इसमें कौन कौन सी टाइप्स हैं, कौन कौन सी प्रैक्टिस में इस्तेमाल होते हैं, सारी चीज़ें हमने आज के लेक्चर में डिस्कस कर ली। अब हम मूव करेंगे असाइनमेंट की तरफ। ये जो टॉपिक आज हमने पढ़ा ना, इससे रिलेटेड मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ। इस असाइनमेंट में MCQs हैं 10, 5 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और 1 लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको आपने खुद से करना है। इस असाइनमेंट को कैसे करेंगे आप, जब आप ये टॉपिक अच्छे से समझेंगे, इसको टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसको डिटेल से जब आप देखेंगे आपके सारे क्वेश्चन इसके अंदर से सॉल्व होते जाएंगे। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। विच ऑफ द मेथड इज़ यूज टू ऑब्टेन आयोडीन प्रेजेंट इन वाटर। अभी हमने पढ़ा कौन सा मेथड हम पढ़ रहे थे, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। क्लियर हो गया हमें। द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट यूज इन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज़, जो लेबॉर्ट्री में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ईथर। चलें 2 मैंने बता दिया आपको। इसके बाद आगे देख लें, एक्सरसाइज के भी MCQs इसमें शामिल हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज़ एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस एंड इट इज़ कंट्रोल्ड बाय, कौन से लॉ से चलता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से चलता है। तो ये 2-3 MCQs मैंने आपको बता दिए, बाकी आप लोगों ने कर लेने हैं। 5 यहाँ मौजूद हैं, बाकी 5 यहाँ पे मौजूद हैं। इधर से भी मैं आपको एक बता देता हूँ। टू अचीव अ गुड सेपरेशन द 2 लिक्विड्स आर जेंटली शेकन टू इंक्रीज। किस तरह से, अगर आपने उनका एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ा दिया, मैंने अभी आपको बताया, जितना ज़्यादा आपस में कांटेक्ट करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट देंगे। इसी तरह 7वां MCQs देख लें। रिपीटेड एक्सट्रैक्शन यूजिंग स्मॉल पोर्शन ऑफ सॉल्वेंट आर मोर। अभी मैंने आपको बताया कि जितना ज़्यादा आप बार बार रिपीट करोगे प्रोसेस को उतना रिजल्ट आपका अच्छा आता जाएगा, यानी कि इसका आंसर होगा एफिशिएंट। तो बाकी MCQs आप लोग खुद करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन। ये जितने शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हुए ये सारे आपने करने हैं अच्छे से। वाई रिपीटेड एक्सट्रैक्शन, वही बात जो भी मैं बता रहा था। डिफाइन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, आयोडीज इन मोर सॉल्युबल इन वाटर, स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और MCQs भी वही क्वेश्चन हैं जो बार बार बोर्ड में रिपीटेड हैं, ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद है एक्सरसाइज में। इनको आपने अच्छे तरीके से करना है। और एज अ होल ये पूरा टॉपिक जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। अच्छे तरीके से इसको पढ़िएगा, पूरे टॉपिक को स्टडी कीजिएगा, फिर आपने इस असाइनमेंट को सॉल्व करके अपने पास लिखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्रोमेटोग्राफी के बारे में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।